आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबरें लगातार में आपका स्वागत है। बात करेंगे असम की। चालू वर्ष 2022 में समय से पहले हुई बरसात की वजह से असम का डिब्रूगढ़ शहर बाढ़ मुक्त रहा। मालूम हो कि राज्य के सरकारी कार्यालय और शीर्ष नेताओं के आवासों का महानगर गुवाहाटी भी जहां कृत्रिम बाढ़ के कहर से नहीं बच सका, वहीं ऊपरी असम का डिब्रूगढ़ शहर बाढ़ मुक्त रहा। बता दें कि असम के लगभग 32 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। समय से पहले हुई लगातार बारिश के कारण राज्य की मूल और सहायक सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसी दरमियान गुवाहाटी महानगर के साथ साथ राज्य के अन्य कई प्रमुख शहर भी कृत्रिम बाढ़ की आगोश में समा गए हैं। इन सब के बावजूद एक सुखद खबर रही है कि ऊपरी असम के ऐतिहासिक शहर डिब्रूगढ़ इस बार बाढ़ मुक्त रहा। अतीत काल से ही वर्षा ऋतु में जलमग्न होने का डिब्रूगढ़ शहर का इतिहास रहा है। बरसात के दिनों में इस शहर के अंतर्गत आने वाले सभी इलाके और सड़कों पर जलमग्न और जल जमावड़ा हो जाता है। सरकारी कार्यालय और शिक्षक संस्थानों के प्रांगण जलमय हो जाते हैं। हालांकि इस साल डिब्रूगढ़ में अभी तक 1182.95 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ के सीमावर्ती इलाके लेजाई, कलाखोवा प्राचीन काल से ही बाढ़ के प्रकोप का शिकार होते रहे हैं। इस साल यहाँ की जनता भी बाढ़ जैसे अभिशाप से मुक्त रही है। गौरतलब है कि असम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जुलाई कालाखोवा गांव के बाढ़ मुक्त करने की पहल की थी और इसके लिए 3 साल पहले उन्होंने 22 करोड़ की लागत से एक बांध का निर्माण कराया था, जिसका नतीजा ये रहा कि लगातार बारिश के बाद भी लेजाई और कलाखोवा गांव बाढ़ के प्रकोप से बच गए। वहीं चाबुआ सर्कल के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच अवस्थित टापू एकमात्र स्थल है जो बाढ़ग्रस्त है। महोबा में गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां एक 16 साल की किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि अजनर थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 साल की किशोरी का अपहरण कर और उसके बाद उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता और उसके परिजनों का आरोप है कि गांव में रहने वाला धर्मदास कार पर सवार होकर किशोरी के घर पहुंचा था और अपने साथियों के साथ मिलकर किशोरी को उठाकर ले गया और गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित और उसके परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की। वहीं पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना पर पीड़ित और उसके परिजनों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं। रात में सो रही थी मैं, तो हमारे यहाँ से मतलब भैया है धर्मदास भैया, तो उन्होंने गेट खटखटाया, बोलो कुंडी खोलो। मैंने कुंडी खोली तो वो कुंडी खोलने से पहले भाग गए और मतलब लड़का खड़ा था, उसने हाथ पकड़ा और मुंह बंद करके ले गया। इतना भैया ने देख लिया मेरे, तो वो जल्दी से नीचे आए। इससे पहले वो मतलब नीचे है, वो मुझे गाड़ी में लेकर बिठा के चली गई। लड़की ने बताया कि पड़ोसी धर्मदास नाम उसके बाप का नाम कट्टू है। तो उसने कुंडी खटखटाई, लड़की मतलब कमरे में सो रही थी, तो उसने आवाज़ मारी कि कौन, तो उस बोला चौधरी भी कहते हैं उसको। बोले बेटी खोली केवाड़। उसने केवाड़ खोले तो उसके रिश्तेदार वो जो कोई भी हो पड़ोस में खड़े थे, उसको खेले गए लड़की को। वो चिल्लाई तो मेरा भतीजा छत पे सोया था, वो नीचे आया, जब तक वो गाड़ी में उठा के भाग गए। उसने हमको सूचना दी, हमने सूचना दी तो हमने फिर पुलिस को रात में सूचना दी। पुलिस की गाड़ी हरपालपुर तक भागे, लेकिन वो लोग नहीं पाए। 4 बजे बच्ची फिर रोड पे कोने पे पड़ी मिली हमको। वहीं इस घटना के बारे में एसपी सुधांशु सिंह का क्या कहना है, सुनिए।
थाना अजनर से संबंधित है, जिसमें अपहरण का आरोप लगाया गया है। उसके बाद ऐसा कहना है माता पिता का कि उसके साथ रेप भी किया गया है। तो इस संबंध में मुकदमा थाने पर दर्ज कर लिया गया है। बच्ची के बयान 161 और 164 CRPC के अंतर्गत करा के और मेडिकल करा के और तदनुसार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह का साफ तौर पर कहना है कि गैंग रेप की वारदात के मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर गाजीपुर से है। गाजीपुर के जमानिया क्षेत्र के ग्राम बरोइन स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की प्रसव से पहले ANC जांच कराई गई। स्वास्थ्य जांच के बाद गर्भवती महिलाओं को जरूरी चिकित्सकीय परामर्श भी दिए गए, जिसमें रहन सहन, साफ सफाई, खान पान, गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों समेत कई अन्य चिकित्सकीय परामर्श दिए गए ताकि सुरक्षित और सामान्य प्रसव को बढ़ावा मिल सके और मातृ शिशु मृत्यु दर पर विराम सुनिश्चित हो सके। अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है। भारत सरकार इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सभी प्रकार की चिकित्सा सहायता निःशुल्क प्रदान कर रही है। गर्भवती महिलाएं विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे रक्तचाप, शुगर और हार्मोनल रोग से ग्रस्त हो जाती हैं, जिससे जच्चा और बच्चा दोनों प्रभावित हो जाते हैं। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य जांच और उत्तम दवा प्रदान, स्वस्थ बच्चे को जन्म देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि संपूर्ण देश स्वस्थ हो सके और मृत्यु दर कम हो सके। बताते चले कि जमानिया स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 महिला चिकित्सक की नियुक्ति है। इस मामले में डॉक्टर आनंद का क्या कुछ कहना है, सुनिए। शासन के निर्देशानुसार हर महीने के 24 तारीख को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरुण जमानिया गाजीपुर में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आज भी किया गया। इसमें लगभग 27 गर्भवती महिलाएं आई थी। सभी का परीक्षण किया गया। तो परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के समय ही यदि कोई कॉम्प्लिकेशन हो, परेशानी हो, तो उसका समय पूर्व हम लोग जाँच करा लें ताकि डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं हो, सुरक्षित प्रसव हो सके। तो महिलाओं को यहाँ पर ब्लड टेस्ट किया गया, उन्हें आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन की निःशुल्क दवा दी गई और उनको प्रसव के बारे में बताया गया। कोई परेशानी हो जाए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आ जाएं। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत महोबा में पुलिस अधीक्षक ने जिले के हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाली 3 मेधावी छात्राओं को सम्मानित करते हुए एक दिन का पुलिस कप्तान बनाया। इस दौरान पुलिस कप्तान बन छात्राओं ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि महोबा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक दिन की पुलिस अधीक्षक बनी मेधावी छात्राओं कोमल मुस्कान, कौशल शिल्पी नैन्सी शुभरे और 10वीं की टॉपर असी यादव हस्ताक्षर और भावना गोस्वामी ने रमसा पुलिस अधीक्षक की सीट पर बैठकर तमाम जानकारियां साझा की। वहीं पुलिस कार्यालय की कार्यप्रणाली से परिचित कराते हुए अवस्थित विभिन्न कार्यालयों के कार्यों को विस्तार से बताते हुए संपूर्ण परिसर का भ्रमण कर छात्राओं का उत्साहवर्धन किया गया। पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह द्वारा एक दिन की पुलिस अधीक्षक बनाने पर छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ रही है। हाँ, ये अभी 10th और 12th जो यूपी बोर्ड के रिजल्ट्स आए हैं, उसमें जो टॉप हाई स्कूल में टॉप 3 बच्चियां थी और 12th में जो टॉप 3 बच्चियां थी, उनको मेरे द्वारा एक प्रोत्साहन स्वरूप एक पुरस्कार दिए गए हैं और उनको बुला के यहाँ सम्मानित किया गया है और उनको फिर एक दिन के लिए SP बनाकर उनको जो पुलिस कार्यालय की एक्टिविटीज़ हैं या पुलिस कार्यालय का या मेरा जो काम है उसके बारे में उनको जानकारी दी गई है और उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में सदस्यों को एक दूसरे की सुरक्षा चिंताओं को समझना चाहिए, ये बात कही है और आतंकवादियों को नामित करने में परस्पर सहयोग प्रदान करना चाहिए, ये भी कहा है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि इस बात पर जोर दिया कि संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। वहीं विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में ये जानकारी दी है। ये टिप्पणी चीन की ओर से संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के रूप में नामित करने के भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव को अवरुद्ध करने के रूप में की गई है।
विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए शुक्रवार को संपन्न हुए 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के सुझावों और टिप्पणियों का विवरण किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया है कि ब्रिक्स सदस्य के रूप में हमें एक दूसरे की सुरक्षा चिंताओं को समझना चाहिए और आतंकवादियों को नामित करने में आपसी समर्थन प्रदान करना चाहिए। इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। बयान के मुताबिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद प्रशांत से लेकर कैरिबियन के साथ भारत की विकास साझेदारी पर अपनी राय रखी। साल 2022 की अमरनाथ यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। यात्रा का पहला जत्था जम्मू से 29 जून को रवाना होना है। शहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा से पहले करीब 5000 के करीब अतिरिक्त जवान जम्मू में तैनात किए गए हैं। वहीं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जम्मू में क्विक रिएक्शन टीम को भी तैनात किया गया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा में पाकिस्तान बाधा डालने के लिए हमला बोल सकता है, जिसके लिए वो स्टिकी बम या मैग्नेटिक बम का इस्तेमाल कर सकता है। बता दें कि हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस समेत सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजे गए कई स्टिकी बम समेत मैग्नेटिक बम को बरामद किया था। पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए आम जनता से अपील की है कि गाड़ी चलाने से पहले एक बार पूरी गाड़ी की जांच जरूर कर लें। बता दें कि बीते दिनों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों की समीक्षा की। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने इस दौरान सिन्हा को समग्र सुरक्षा स्थिति से अवगत कराते हुए यात्रा से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं पर चर्चा भी की। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक सिन्हा ने सुरक्षा व्यवस्था समेत सभी बुनियादी जरूरतों के लिए विस्तृत योजनाओं की भी समीक्षा की, जिन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना समेत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ मिलकर तैयार किया गया है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति काफी गर्मा गई है। एक और जहां शुक्रवार के दिन महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच बैठकों का दौर भी जारी रहा, वहीं बार फिर शनिवार को बैठक का दौर शुरू हो गया है। मुंबई में शिवसेना ने पैदा हुए राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया है। शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक शिवसेना भवन में होगी। एक और जहां महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी के नेता शरद पवार के बीच शुक्रवार को बैठक देखने को मिली, वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि आज फिर से सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच अहम बैठक हो सकती है। शुक्रवार शाम को हुई बैठक के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार के अलावा जयंत पाटिल, अजित पवार, संजय राउत, आदित्य ठाकरे, मलिंदन नार्वेकर भी शामिल हुए थे। फिलहाल आज होने वाली बैठक का समय अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी एक पब्लिक मीटिंग में शामिल होते नजर आएंगे। मुंबई में मरीन लाइंस में आज शाम 6:30 बजे इस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। एकनाथ शिंदे के कारण शिवसेना में बड़ी बगावत के चलते ठाकरे परिवार लगातार शांत करने की इस बगावत को कोशिश में लगा हुआ है और पार्टी एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में शिवसेना के जिला प्रमुखों, विधायकों और अन्य नेताओं संग बैठक कर शिवसेना को एकजुट करने की कवायद शुरू कर दी है। इस क्रम में आज शाम आदित्य ठाकरे पब्लिक मीटिंग में शामिल होकर लोगों के बीच शिवसेना और ठाकरे परिवार की साख बचाए रखने की अपील करते नजर आएंगे। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वायनाड स्थित कार्यालय में गुरुवार को तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया गया। भारतीय युवा कांग्रेस ने इस तोड़फोड़ का आरोप एसएफआई के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। फिलहाल कार्यालय में तोड़फोड़ की वारदात के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि वो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे, जिसके बाद सरकार ने शुक्रवार रात को एडीजीपी पद से अधिकारी और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं उनको। वहीं जांच के पूरा होने तक कलपेट्टा की पुलिस सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। केरल के सीएमओ की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि राहुल गांधी के वायनाड कार्यालय तक मार्च निकाले जाने और उसके बाद हुई तोड़फोड़ की घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मामले में एडीजीपी मुख्यालय को
1 सप्ताह के अंदर जांच खत्म कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल राहुल गांधी के कार्यालय में तोड़फोड़ के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी राज्य भर में कई जगह प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर आरोप लगाया है कि केरल की सत्ताधारी दल माकपा की स्टूडेंट शाखा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का विरोध मार्च और राहुल गांधी के कार्यालय में तोड़फोड़ उनकी जानकारी में की गई है। वहीं पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि राहुल गांधी के कार्यालय में तोड़फोड़ के मामले में करीब 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं इस दौरान हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कलपेट्टा एसआई समेत कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाने के लिए शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और जद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा से बात करते हुए उनका समर्थन मांगा है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से फोन पर बात की और उनसे राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की है। मुर्मू ने नामांकन दाखिल करने से पहले खुद ही तीनों प्रमुख विपक्षी नेताओं से बात की थी। सूत्रों ने बताया है कि सोनिया, ममता और पवार ने मुर्मू को आगामी चुनावों के लिए उनको शुभकामनाएं दी हैं। द्रौपदी मुर्मू ने सत्तारूढ़ दल राजग की उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और उनके साथ राज्यों के मुख्यमंत्री और सहयोगी दलों के नेता मौजूद थे। वहीं बीजेपी नेताओं के अलावा वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी, ओडिशा की बीजू जनता दल सरकार के 2 मंत्री और उसके नेता और जनता दल के राजीव रंजन सिंह भी मौजूद थे। बता दें कि राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए प्रत्येक सेट में निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच में से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। वहीं चुनाव जीतने पर मुर्मू देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के 1447 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से एक और मरीज की मौत हो गई है। वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट में गिरावट दर्ज की गई है और ये घटकर 5.89% हो गई है। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 1934 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण दर 8.10% थी। बुधवार को दिल्ली में महामारी के 928 मामले सामने आए थे, जो 7.08% संक्रमण दर के साथ एक सप्ताह में सबसे कम मामले थे। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 24,203 कोरोना टेस्ट किए गए। एक दिन में इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,694 रही। वहीं देश में एक दिन में कोरोना के 17,336 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,33,62,294 हो गई। देश में 124 दिन बाद संक्रमण के दैनिक मामलों में 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के अनुसार भारत में संक्रमण से 13 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,994 हो गई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।